सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर काजल प्रियदर्शनी, आपकी एडुकेटर मेंटर। तो एएनएम के 2023-24 के स्टूडेंट्स जिनकी परीक्षा तिथि आ चुकी है, आपके डेट शीट के अनुसार आप देख लो कि आपकी एग्जाम कब है। और जैसा कि हमने कहा था कि S2 विजन नर्सिंग पे हम आपके कोर्सेज को लेके आ रहे हैं, आपके परीक्षा में सफल बनाने की पूरी तैयारी आपके साथ साथ हम भी कर रहे हैं। तो आपको वहां तक सफलता तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी आपको कंटेंट से लेके, कंटेंट का मतलब पढ़ाई है बच्चों, तो पढ़ाई जो करनी है, जो करानी है, वो तो हम कराएंगे ही। परिश्रम आपको भी करनी है। परिश्रम बैठ के जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी, जो भी क्लासेस होंगी, आप वो क्लासेस करो, रिपीट बोर्ड में करो, क्वेश्चन आंसरिंग करो, सफलता जरूर मिलेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर क्या आप कर रहे हो मैम? तो हम पढ़ाने वाले हैं आपको प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि डिजीज क्या होता है, बीमारी क्या है, इलनेस किसको कहते हैं, अस्वस्थ क्या होता है, अस्वस्थता क्या स्थिति क्या होती है, और बीमारी के बारे में उसकी कॉजेटिव एजेंट क्या है, किन किन कारणों से आप बीमार होते हो, इन सारी चीजों के बारे में हम अभी आगे के लेक्चर्स में बेटा देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से पेन कॉपी ले लो, लिखो, नोट्स बनाओ और पढ़ाई मेरे साथ साथ करो। जहां कुछ भी समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में डालना, फिर हम उसका रिप्लाई करेंगे और आपको जरूर कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। अब जो ये चैप्टर है, जो मैंने कहा कि डिजीज के बारे में पढ़ना है बेटा, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, तो हम इसमें देखेंगे कि रोग की अवधारणा क्या होती है, रोग की परिभाषा क्या होती है। मतलब डिजीज की परिभाषा बेटा, डिजीज की परिभाषा क्या है, डिजीज क्या होता है और अस्वस्थ होना क्या होता है। अब आपको लग रहा होगा मैम क्या बात कर रहे हो आप, क्या डिजीज और अस्वस्थ अलग चीज है? क्या डिजीज और रोग अलग है? डिजीज एंड इलनेस क्या अलग है, बीमारी अलग होती है। तो हाँ बेटा, थोड़ा सा अंतर होता है, समझने की बात है। ये सारी बातें हम आगे करेंगे। तो तीसरी चीज है बेटा, वो रोग के कारणों का विस्तार पूर्वक व्याख्या की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है और आने वाले टाइम में भी ये इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। उसके बाद बेटा रोगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो पूरी कहानी है हमारी, वो किसके सर्कल में घूम रही है? वो पूरी कहानी घूम रही है किसके सर्कल में बेटा? डिजीज के और इलनेस के। डिजीज क्या होता है, इलनेस क्या होता है, डिजीज के कारण क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। जो पहली चीज है कि रोग, रोग मतलब क्या लिखा हुआ है देखो, रोग मतलब बेचैनी, बेचैनी मतलब अशांति, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप कह रहे हो पता नहीं कुछ तो हो रहा है। हाँ, कुछ तो हो रहा है का मतलब है कि मेरे को वीकनेस सी लग रही है, मैं खड़ी हो रही हूँ, मेरे को चक्कर आ जा रहा है, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ मैम। या फिर किसी लड़की का, मान लो कि कोई रोटी बना रही है, कह रही है मैम मैं आज रोटी बना रही थी, मेरे को लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी, है ना। तो आपको फिजिकली आप या फिर मेंटली भी कह लो कि आपको मन नहीं लग रहा है ना, आपको मन नहीं लग रहा, आपको कुछ करने का मन नहीं हो रहा, आपके आपके अंदर कुछ अशांति सी चल रही है ना, अशांति सी चल रही है, बेचैनी सी चल रही है। वो जो एक कंडीशन है वही तो रोग का कंडीशन है ना, वही रोग का कंडीशन है बेटा। कोई भी ऐसी स्थिति जिनमें शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित होती है, शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, या तो पूर्ण शारीरिक रूप से। अब शारीरिक रूप का क्या मतलब हो गया बेटा? शारीरिक रूप का मतलब ये हो गया कि फिजिकली मान लो किसी के हाथ में चोट लग गया, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी के ट्रॉमा हो रहे हैं, कोई एक्सीडेंट कर गया है, बहुत सारी चीजें होती है ना, आप डेली लाइफ में देख रहे हो ये सारी चीजें, शारीरिक रूप से वो ठीक नहीं होता है।
चल नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज मानसिक रूप से, मानसिक रूप का क्या मतलब हो गया मैम? मानसिक रूप का मतलब मेंटली, मतलब वो स्ट्रेस में है, वो सोच नहीं पा रहा है, वो डिप्रेशन में है ना, वो डिप्रेशन में, वो वो करना चाहता है काम बट वो कर नहीं पा रहा, उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं, वो सोच रहे हैं ना। जैसे अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, मेरे एग्जाम के डेट आ गए हैं, बोलते हैं ना, बात करते हैं हम लोग ऐसे। तो जब एग्जाम के डेट आने से आप इतना फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हो, स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, तो ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति है बेटा, ये भी किसी स्वास्थ्य वाली स्थिति में नहीं आएगा, हेल्दी वाले में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम स्ट्रेस में हो, है ना। तो मानसिकता का मतलब यही होता है। शारीरिक का मतलब समझ में आ गया, फिजिकली तुम अनफिट हो। मानसिकता का मतलब समझ में आया, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, सोच रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, मानसिकता। सामाजिक कल्याण की स्थिति से विचलन। अब जब हम लोग हेल्थ का डेफिनेशन बेटा देख रहे थे तो वहां पे था कि जो सोशली, फिजिकली, मेंटली, है ना, ठीक हो। तो जब वही चीज हम यहाँ भी देखते हैं कि जो सामाजिक, सोशली क्या उसको लोग उस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है चीजों में, सोशली लोग सामाजिक के, सामाजिकता के रूप में क्या लोग उसको ऐसे देख पा रहे कि हाँ वो स्वस्थ है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों में से, मतलब इन सब चीजों का मतलब है फिजिकली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूप से कहीं से भी तुम्हारे इन तीनों चीजों में विचलन आता है। विचलन का मतलब है ऐसी टेंडेंसी जिसमें इधर उधर होना, है ना। तो इस तरह की टेंडेंसी होती है, यही तो बेटा रोग कहलाता है, यही तो बीमारी है ना। तो इसकी अगर परिभाषा सरल शब्दों में अगर हम देखें तो जब शरीर या मन की सामान्य कार्य प्रणाली बाधित हो जाती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। परिभाषा की अगर बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार शरीर की एक अवस्था या कोई ऐसा अंग या भाग जिससे कार्य बाधित या अस्थिर हो, जो मतलब तुम नॉर्मल नहीं हो, अपनी नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे हो, नॉर्मल जिंदगी में तुम उस तरीके से नहीं हो जैसे तुम हो। अब नॉर्मल जिंदगी का मतलब है कि मान लो कोई शारीरिक रूप से, मतलब वो उठ ही नहीं पा रहा है, किसी को घुटने में दर्द है ना, हाथ में दर्द है, वो क्या वो उस तरीके से चल पा रही है? क्या वो उस तरीके से अपनी जिंदगी जी पा रही है जैसे वो पहले जी रही थी? नहीं ना। तो वो क्या है? वो बीमार है ना। वैसे ही बेटा शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी, अभी जस्ट मैंने कहा आप स्ट्रेस में हो, आप डिप्रेशन में हो, तो आप अपना कार्य नॉर्मल वे में नहीं कर पा रहे हो, सामान्य स्थिति में नहीं कर पा रहे हो, यही तो बीमारी है ना। तो जब एक एन एब्नॉर्मल कंडीशन अफेक्टिंग द बॉडी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फिजिकल इंजुरी, सेम चीज बात लिखी हुई है। आपको अगर परिभाषा कोई पूछता है तो परिभाषा के रूप में बेटा आपको ये लिखनी पड़ेगी कि शरीर का एक अवस्था या कोई ऐसा अंग या भाग जिसके कार्य बाधित हो रही हो या फिर कार्य अस्थिर हो रहा हो, तो उसको हम लोग डिजीज कहते हैं। अब देखो रोग बनाम बीमारी, ये क्या बोल रहे हो? तो बेटा रोग और बीमारी जैसी जो चीज है ना, अभी मैंने कहा कि आपको लग रहा हो कि दोनों सेम है, नहीं बेटा, डिजीज अलग है, इलनेस अलग है। दोनों जो है बहुत कम, मतलब ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस है। आप समझो कैसे। डिजीज और बीमारी, रोग चिकित्सीय स्थिति है, डॉक्टर द्वारा पाई गई स्थिति, डॉक्टर द्वारा पाई गई स्थिति क्या कहलाती है? रोग कहलाती है ना। बीमारी क्या होता है? आपको मन, मतलब मन अच्छा फील नहीं हो रहा है, मन को लग रहा है मैं वीकनेस हूँ, मन को लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे डिजीनेस हो रही है ना, मन को ऐसा लग रहा है। तो ये जो स्थिति है जो आप फील कर पा रहे हो, एज अ पेशेंट फील कर पा रहा है, ये जो स्थिति होता है, ये स्थिति जो बेटा होता है वो इलनेस होती है ना। समझ में आई? यही समझने वाली बात है। डिजीज क्या है, रोग क्या है? जो डॉक्टर पकड़ रहा है, जो डॉक्टर को पता चल रहा है। मतलब ये है कि मान लो किसी भी महिला को अनीमिया हुआ है ना,
तो डॉक्टर को पता है कि महिला को अनीमिया हुआ है क्योंकि उसके हीमोग्लोबिन कम हो गए, है ना, हीमोग्लोबिन कम हो गया। वो उसको कैसे पता चला? जब उसने सीबीसी टेस्ट किया, फिर देखा अरे अच्छा हीमोग्लोबिन कम है, ये कम है, तो सब चीज देखने के बाद उसको पता चला अच्छा ये आ जाए अनेमिया। ओके, बट उससे पहले, जब डॉक्टर से भी जाने से पहले फीमेल को लग रहा था ओ गॉड मेरे को चक्कर आ रही, मैं गिर जा रही हूँ, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही हूँ, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो पहले मतलब इतना काम कर लेती थी, मतलब सारे काम खत्म हो जाते थे, अभी मैं नहीं कर पा रही। पहले मैं जॉब भी कर ले रही थी, घर का खाना भी बना ले रही थी, अब तो मैं जॉब से आती हूँ थक जाती हूँ, है ना, क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, जो वो फील कर रही है, जो डिजीनेस फील कर रही है ना, जो एक एक बोलेंगे कि आंख के सामने अंधेरा हो जा रहा है, कुछ लोग बोलेंगे आंख के सामने लाल पीला जैसा हो रहा है ना, ये सारी चीजें आप घर में सुनते हो, घर में जानते हो, है ना, तो ये जो चीजें है बेटा ये इलनेस कहलाती है। समझ आया? डिजीज मतलब डॉक्टर। अब ऐसे याद रखो, डी से डिजीज, डी से डॉक्टर, मतलब जो डॉक्टर द्वारा किया गया है, बताया गया है वो डिजीज है। इलनेस मतलब जो आप या मन जो फील कर पा रहा है, जो पेशेंट फील कर पा रहा है, वही इलनेस कहलाता है। यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को टीबी का रोग है लेकिन वो कमजोरी, डर या काम बंद करने का अनुभव कर सकता है, यही तो रोग और बीमारी है ना, यही और तो रोग और बीमारी। अभी जस्ट मैंने कहा बेटा कि जो बीमारी जो डॉक्टर कर पा रहे, अब टीबी है, ये कौन देख रहा है? टी से डॉक्टर देख रहा है, तो ये क्या हुआ? डिजीज हुआ, है ना। और फिर ये अनुभव कर पा रहा है क्या कि इसको खांसी हो रही है, बहुत खांसी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, फीवर हो जा रहा है, खांसते खांसते उल्टी आ जा रही है, तो इस तरह की जिस चीज वो अनुभव कर रहा है बेटा, वो क्या कहलाया? जो अनुभव कर रहा है वो क्या कहलाया बेटा? वो इलनेस कहलाया। ठीक है, अब नर्सिंग, क्योंकि आप एएनएम कर लो, जीएनएम कर लो, है ना, तो एएनएम के लिए इसका नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बीमारी, और इसमें बीमारियों का इलाज करना और बीमारी को नियंत्रित करने में सहायता करना, यही तो काम है ना। थोड़ा सा ये पॉइंट्स में देखेंगे कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंस कैसे रखता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर आता है रोग का कॉजेशन क्या है? कॉजेशन की मतलब रोग उत्पत्ति का है। रोग उत्पत्ति का मतलब है बेटा कि डिजीज किस चीज से कॉज हो रहा है, डिजीज होने के कारण क्या है। ऐसे कैसे डिजीज हो जाएगा? कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो कारण होगा। जैसे देखो, अब ऐसे कैसे तुम लोग पढ़ने लगोगे, है ना, पढ़ने के लिए कारण है, तुम्हारे एग्जाम्स आ गए, अब एग्जाम्स नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, तो ये यहाँ मुख्य कारण क्या है? तुम्हारे एग्जाम। वैसे ही डिजीज के भी बेटा कारण, क्या कारण है देखो, कारण बाहरी हो सकता है, आंतरिक हो सकता है, इन्वायरमेंट का हो सकता है, तो इसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिसको हम थ्योरी बोलते हैं, या फिर अलग अलग थ्योरी के नाम से, अलग अलग सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब देखो पहला जो सिद्धांत है बेटा वो है कीटाणु सिद्धांत, जर्म थ्योरी। पहला सिद्धांत क्या है? जर्म थ्योरी। अब यहाँ नाम से पता चल जा रहा होगा, जर्म थ्योरी मतलब कुछ तो जर्म के बारे में होगा, कुछ तो कीटाणु के बारे में होगा। कीटाणु के बारे का क्या मतलब है? माइक्रोब्स के बारे में होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में होगा। तो वो थ्योरी जो कीटाणुओं के बारे पे आश्रित है, उसके बारे में है, उसके लिए दिया गया है, वो थ्योरी जर्म थ्योरी कहलाएगी, है ना। दूसरी जो थ्योरी है बेटा वो है एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी, जनपादिक रोग विज्ञान सिद्धांत, जनपादिक रोग विज्ञान सिद्धांत। अब ये क्या है? ये जैसे एपिडेमियोलॉजिक, जनपादिक का मतलब होता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट में एक होस्ट होते हैं, एक एजेंट होते हैं, है ना, और एक पॉजिटिव एजेंट। इन तीनों को मिला के क्या, कैसे डिजीज कॉज होता है, उस पे जो थ्योरी होगी वो ये थ्योरी होगी बेटा।
तीसरी जो थ्योरी है वो थ्योरी है बेटा बहुधारक सिद्धांत, मतलब मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी। मल्टी फैक्टोरियल वर्ड आते ही आपको लग गया होगा कि इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ओ वाओ वो मल्टी टैलेंटेड गर्ल है, वो सब करती है। जहां पे मल्टी जैसा वर्ड आता है वहां बहु का बात होता है। बहु मतलब कन्या मत समझना, बहु का मतलब यहाँ पे, बहु का मतलब बहुत सारा गुण होता है। पर वो वहां जो बहु और कन्या की बात हो रही थी वो गुण की हो रही थी बेटा। यहाँ जो मल्टी फैक्टोरियल है मतलब बहुत सारी चीजें मिलके डिजीज कॉज करती है, दैट इज वो उस थ्योरी में जो हमें पढ़ना है वो मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी कहलाता है। ठीक है, अब एक एक करके थोड़ा बहुत इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। पहली थ्योरी कौन सी है जल्दी बताओ? पहली थ्योरी है हमारी जर्म थ्योरी, है ना, कीटाणु सिद्धांत। तो देखते हैं हम लोग कीटाणु सिद्धांत जर्म थ्योरी। सूक्ष्म जीवों, अभी जस्ट मैंने कहा कि जर्म थ्योरी का मतलब ही है कि कीटाणु और सूक्ष्म जीव के बारे में बात हो रही होगी, जर्म के बारे में बात हो रही होगी। तो सूक्ष्म जीवों को माइक्रोब्स कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं, है ना। और जो सूक्ष्म जीव मनुष्य जानवरों में रोग उत्पन्न करता है उन्हें कीटाणु कहते हैं। मतलब समझा है? जो हमें माइक्रोब्स क्या हुआ, जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखता है। नेक्ड आई का मतलब नग्न आंखों से, जो खुली हुई आंखों से नहीं दिख रहा, पर वो है, वो हमारे आसपास मौजूद है, यहाँ है वहां है, हर जगह है। का मतलब भगवान नहीं समझना है ना। मैं यहाँ माइक्रोब्स की बात कर रही हूँ, है ना, कि आपको नग्न आंखों से वो नहीं दिख रहा है पर वो है एक पॉजिटिव एजेंट के रूप में। पॉजिटिव एजेंट वो तब बनता है जब वो रोग उत्पन्न कर रहा है, इसमें या तो एनिमल्स में या तो ह्यूमंस में, दो ही में करेगा। अब एनिमल्स में और ह्यूमंस में जब वो रोग उत्पन्न कर रहा है उसको जो नाम दिया गया है उसको जर्म नाम दिया गया है, उसको कीटाणु नाम दिया गया है ना, तो कीटाणु नाम दिया गया है। तो माइक्रोब समझ में आया? माइक्रोब्स वो है जो सूक्ष्म जीव है जो हमारे खुले आंखों से हमें नहीं दिखते, और जर्म वो है, कीटाणु वो है, तो वो माइक्रोब्स जो डिजीज कॉज करता है, डिजीज कॉज कर रहा है, वो माइक्रोब्स जर्म या कीटाणु कहलाता है। दो वर्ड्स आए हैं बेटा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा दोनों को। और जिसके इसमें कीटाणु सिद्धांत में हम लोग यही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जर्म प्लस ह्यूमन या फिर एनिमल इक्वल टू डिजीज। ठीक है, मतलब कीटाणु प्लस मनुष्य या फिर जानवर अगर मिलेगा बेटा तो ये क्या करेगा, ये रोग उत्पन्न करेगा, ये रोग उत्पन्न करेगा। मनुष्य है और अगर इस पर कीटाणु पॉजिटिव एजेंट के रूप में पहुंचता है तो वो क्या करेगा, वो रोग उत्पन्न करेगा। ये जो थ्योरी है ये हमारी कीटाणु थ्योरी या फिर जर्म थ्योरी कहलाती है। दूसरी थ्योरी बेटा क्या है? दूसरी थ्योरी है आपका एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी या जनपदिक रोग विज्ञान सिद्धांत। अभी जस्ट हम बात किए थे कि एजेंट होता है, होस्ट होता है और इन्वायरमेंट होता है। एजेंट है, होस्ट मतलब ह्यूमन होगा या फिर एनिमल होगा, और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होगा, इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास का वातावरण उसके बारे में बात इस सिद्धांत के अनुसार होगा, सॉरी, इस सिद्धांत के अनुसार रोग होने के लिए तीन कारक महत्वपूर्ण है। पहला जो है वो इन्वायरमेंट है, दूसरा एजेंट है और तीसरा होस्ट। अगर बेटा, अगर बेटा एजेंट को इन्वायरमेंट ऐसा मिल गया, एजेंट का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, कीटाणु, माइक्रोब्स, कोई भी चीज। अगर एजेंट को इन्वायरमेंट इसके लायक मिल गया तो वो होस्ट के बॉडी में जाएगा और डिजीज कॉज करेगा। समझ आया? नहीं आया? ठीक है, एजेंट को अगर
इन्वायरमेंट वैसा मिल गया कि वो ग्रो कर सकता है, तो वो होस्ट के बॉडी में जाकर रोग को उत्पन्न करे। आपको इस थ्योरी में ये तीन चीज याद रखनी है कि एपिडेमियोलॉजी थ्योरी में या जनपादिक रोग उत्पन्न थ्योरी में आपको बस तीन चीज याद रखनी है कि इसमें एजेंट होता है, इन्वायरमेंट होता है और होस्ट होता है। अगर एजेंट को इन्वायरमेंट अच्छा मिल गया तो वो होस्ट के बॉडी में रोग उत्पन्न कर देता है। यही थ्योरी को हम एपिडेमियोलॉजी थ्योरी या जनपादिक रोग थ्योरी कहते हैं। दूसरा देखते हैं बेटा, बहुधारक सिद्धांत। अभी जस्ट मैंने बात किया कि मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी मतलब बहुत सारे रीजन होंगे, आपके बहुत सारे आपके रोग उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण होंगे बॉडी में। इस थ्योरी को कहते हैं, इस थ्योरी को मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी कहते हैं। रोग के कारण बहुकारक सिद्धांत के अनुसार कोई भी रोग एक ही कारण से नहीं होता, बल्कि कई कारक, या तो जैविक हो सकता है, या पर्यावरणिक हो सकता है, या व्यवहारिक हो सकता है, या आनुवांशिक हो सकता है, तो मिलकर प्रभाव से होता है। अब ये जो थ्योरी, ये जो साइंटिस्ट ये जो थ्योरी दिए थे, उनका कहना था कि कोई एक चीज कर ही नहीं सकता रोग, बहुत सारी चीजें मिलके, बहुत सारी क्या बोलते हैं, बहुत सारा ऐसा कारक मिलके आपको क्या करेगा, रोग उत्पन्न करेगा। अब वो कारक हो सकता है जेनेटिक हो, अनुवांशिक हो मतलब, या फिर इन्वायरमेंटल हो, अभी पढ़ा हमने, या फिर आपको जीवाणु वाला हो। तो मतलब सब मिल के रोग उत्पन्न कर रहे हैं। ये जो थ्योरी है इसमें कारक बहुत सारे, ठीक है, इसमें कारक बहुत सारे, कारक देखो, कारक कितने सारे हैं, जैविक कारक है, पर्यावरणिक कारक है, व्यवहारिक कारक है, अनुवांशिक कारक। तो जिस थ्योरी में, ध्यान रखो, जिस थ्योरी में कारक बहुत सारे हैं, वो जो थ्योरी है वो बहुकारक थ्योरी कहलाती है, वो बहुकारक थ्योरी कहलाती है। ये चार थ्योरी है बेटा, चार कारक है, और इसी चार कारक पे पांच कारक से मिलके बहुधारक थ्योरी कहलाती है, बहुधारक थ्योरी कहलाती है। अभी मैंने याद करने के लिए आपको, क्योंकि कारक से याद रहेगा, इसलिए मैंने कहा कि बहुकारक थ्योरी, ताकि आप एग्जाम में अपने अपने न्यूमेरिक्स बनते हैं। हमने पढ़ा है, हमने पीरियोडिक टेबल अलग अलग न्यूमोनिक्स से पढ़ा है। कैसे पढ़ा है, शायद आप बच्चों ने भी पढ़ा होगा। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन को हमने ऐसे याद किया है, लीना कार्बन किसने फाड़ा है, इस तरह से याद किया है। तो याद करने के लिए खुद अपना एक न्यूमोनिक्स बनाना होता है। मैं धीरे धीरे आपको क्लासेस में भी आपको ये बताते चलूंगी, है ना, जैसे अभी बताया डी से डॉक्टर, डी से डिजीज, है? तो आपको याद रहेगा, जो डॉक्टर फाइंड करता है दैट इज डिजीज, जो खुद पता चलता है दैट इज इलनेस, है ना। वैसे जिसमें बहुत सारे कारक होंगे वो बहुत कारक या बहुत धारक सिद्धांत कहलाएगा, मल्टी फैक्टोरियल सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, कॉज ऑफ डिजीज जो है, अभी हमने देखा थ्योरी तीन थे हमारे, है ना। अब हम देखेंगे कि सीधा सीधा कि कौन कौन सी कॉज है। एटियोलॉजिकल कॉज, आमतौर पे क्या होता है, कई कारक होते हैं। अभी हमने देखा कि मल्टी फैक्टोरियल था, बहुधारक वाला चीज अभी देखा। तो आमतौर पे कई कारक होते हैं, तो ऐसे वर्गीकृत किया गया है। कैसे, आंतरिक, शरीर के अंदर इंटरनल, इंटरनल रीजन है, बाह्य, शरीर के बाहर, मतलब एक्सटर्नल, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स, अज्ञात कारक, इडियोपैथिक बोलते हैं इसको, इडियोपैथिक बोलते हैं इसको। मतलब क्या है, मतलब या तो बीमारी होने के इंटरनल कारक हो सकते, मतलब क्या है कि आप भर भर के चाय पीते हो, है ना, भर भर के चाय पीते हो, आपके बॉडी में गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो रही है, गैस बन रहा है, एसिडोसिस हो रही है ना। आप बहुत ज्यादा तेल खाते हो, बहुत ज्यादा मसाला खा रहे हो, तो रोग कहाँ उत्पन्न हो रहा है बाबू, बेटा रोग कहाँ उत्पन्न हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा है, हमारे खाने से तो हो ही रहा है ना।
जो चीजें हो रही है शरीर के अंदर की वजह से हो रही है। या फिर देखो किसी को जेनेटिक भी रहता है, अंदर में आपको कैंसर है, ट्यूमर बन रहे हैं, आपके डब्ल्यूबीसी सही से काम नहीं कर रहे हैं, आपके आरबीसी छोटा हो रहा है ना। अलग अलग तरह के रोग, जो रोग जनित, जो आंतरिक रोग जनित हो, बाहर शरीर के बाहर की बात करते हैं। धुआं, आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत धुआं हो रहा है, जैसे कोल माइन में काम करने वाले लोग, वो लोग कोयले के बीच में, कोल खदान में काम करते हैं ना, उनके लंग्स काला हो जाता है, लंग्स में पानी हो जाता है, या फिर सिलिकोसिस होता है। एल्वेस्टर देखा, एल्वेस्टर देखिए होगा, एल्वेस्टर जहाँ पे बनता है, जिस फैक्ट्री में बनता है, जिस कंपनी में बनता है, वहां के वर्कर्स में सिलिकोसिस देखने मिलता है। तो अलग अलग रोग अलग अलग कारणों से हो रहा है। ये जो कारण है, ये बाह्य कारण। अभी कुछ दिन पहले, अभी भी है एक्चुअली, दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, लेयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था। मतलब उसका बहुत आईक्यू जो हम लोग निकालते ना, एक्यू एयर क्वालिटी, सॉरी एक्यू जो हम लोग एयर क्वालिटी निकाल, बहुत हाई हो गया था। तो वहां पे लोग छोड़ के भागने लगे थे सब। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है रेस्पिरेटरी बीमारी होने का, डर है। तो ये कारक तो वाय कारक हुआ ना बेटा, ये कारक तो वाय कारक हुआ। अब समझ में आ रही होगी आपको आंतरिक कारक और वाय कारक में क्या डिफरेंस, शरीर के अंदर इंटरनली और शरीर के बाहर जो चीजें हो रही उसके बारे में बात। अब आप कह रहे होगे इडियोपैथी, कभी कभी कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिनका कारण आपको उस वक्त नहीं समझ आ रहा हो, तो अज्ञात कारक, आपको बस डिजीज, ऐसे डिजीज को इडियोपैथिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, ऐसे डिजीज को इडियोपैथिक डिजीज कहते हैं। तो बेटा दूसरा जो आपका कारक था वो क्या था, जैविक कारक। जैविक कारक को हम और क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर है ना। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होगा, जैविक कारक में हम अभी पढ़े कीटाणु थ्योरी के बारे में। इसका कीटाणु थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से एकदम से रिवाइज अगर बात करें तो, माइक्रोब्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कॉज कर रहा है डिजीज को, है ना। तो डिजीज को कॉज कर रहा है क्या, सूक्ष्म जीव जो रोग जनक होते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है बेटा वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, फंजाई, मतलब कवक, परजीवी, ये सारी चीजें आती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर मैं आपको कहूं कि जल्दी से एक वायरस का नाम बताइए, जल्दी से एक वायरस का नाम बताइए, एकदम से तुम लोग लेफ्ट हैंड से लिखोगे, मैम मेरे को पता है, क्या पता है, कोरोना वायरस मैम, बहुत परेशान करा है इसने, है ना। कोरोना वायरस जब स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले लोग कहते थे सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, भगाओ इसको, ये वायरस फैला रहा है ना। तो मतलब डिजीज कॉज कर रहा, कौन कर रहा था, वायरस कर रहा था। जैसे कुछ सिम्टम्स लिखे गए हैं आपको, सर्दी है, खसरा है, ये सारी जो डिजीज है या सिम्टम्स है, ये आपको वायरस की वजह। सेकेंड है बेटा जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, बहुत सारे बैक्टीरिया कॉज करते हैं, कोई टीबी कॉज कर रहा है, कोई टाइफाइड कॉज कर रहा है, क्लोरा टाइफी जो होता है, क्लोरोबैक्टीरियम टाइफी, ये आपको टाइफाइड कॉज करता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम की जो बैक्टीरिया होती है वो टीबी कॉज करती है। तो बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया है जो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। अब आता है कवक है, प्रोटोजोआ है या परजीवी है, जैसे मलेरिया होता है ना। तो वो किसके किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर आपको समझ में आया, सिंपल सा बात है। बायोलॉजिकल जीवाणु कारक, सॉरी जैविक कारक, जैविक कारक में क्या होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे। कौन से सूक्ष्म जीव होंगे बेटा, जल्दी बताओ, कौन से सूक्ष्म जीव होंगे, वायरस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, कवक होंगे, प्रोटोजोआ होंगे। आपको जैसे मैंने बताया भी एग्जाम्पल, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्लोस्ट्रीडियम टाइफी, ये सारी डिजीज कॉज कर रहे हैं। टीबी कॉज करता है, बैक्टीरियम टाइफी टाइफाइड कॉज करता है,
है ना, वैसे ही मलेरिया कॉज होता है किससे, प्रोटोजोआ से। तो आपको ये पता चल गया कि कुछ फैक्टर्स है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो डिजीज कॉज करते हैं। अब आते हैं बेटा बहुत सारे अदर फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स है ना, अदर फैक्टर्स है। उसमें क्या है, भौतिक कारण, मतलब फिजिकली फैक्टर कौन सी है ना, तो आघात है, गर्मी है, ठंड है, विकिरण है और दबाव है। मतलब क्या है, बहुत गर्मी में या बहुत ठंडक है तो बीमारी होती है, बहुत ज्यादा ठंडक वाली जगह, बहुत ठंड लग रही है आपको, बहुत आपका पूरा टेम्परेचर चेंज हो गया, आपका पूरा हैबिटेट चेंज हो गया, तो आप बीमार हो जाते हो। आप कहते हो ना फीवर हो गया है, मेरे को बीमारी हो गई है, मेरे को सर्दी हो रही है, तो क्यों हो रहा है आपको पता होता है, मतलब फिजिकल आपका इन्वायरमेंट चेंज हुआ है। रासायनिक कारण मतलब केमिकल फैक्टर, या तो कोई टॉक्सिक या विष है, या औषधियां है, या धुआं है, प्रदूषण। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या जो लोग प्रदूषित वाले जगह पे है, प्रदूषित जहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है, एयर क्वालिटी जहाँ पे बहुत खराब है, जैसे दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत खराब है, वहाँ की एक्यू बहुत हाई जाती है ना, तो वैसे जगह पे आप रह रहे हो तो आपको डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि रासायनिक कारक क्या है। फिर बेटा पोषण संबंधित, मैं देखो अगर पोषण न्यूट्रिएंट्स में कमी हो रही है ना, तुम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, संतुलित, अगर तुम संतुलित आहार नहीं ले रहे हो, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, तो तुम बीमार फील करते हो, तुम्हें बीमारी होती है ना। तो आपको बैलेंस डाइट नहीं, मतलब न्यूट्रिशन के कमी की वजह से भी बीमारी होती है। जैसे मान लो एनीमिया, अभी जस्ट एग्जांपल में हम पढ़ रहे थे कि कोई फीमेल है, उनमें एनीमिया हुआ है, ठीक है। फिर घेंगा रोग हो गया, तो घेंगा रोग पता होगा, जानते हो ना, घेंगा रोग, टाटा नमक वाला प्रचार याद है कि आयोडीन होता है टाटा नमक में, जिससे घेंगा रोग नहीं होती है। ओके, चलो उसके बाद आता है बेटा आनुवांशिक या वंशानुगत, मतलब जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर, अगर माता पिता से भी बच्चों में बहुत सारा रोग ट्रांसफर होता है ना, माता पिता से भी आपके वंश में आगे वो जाता है ना। आप 12 आप पीछे जरूर पढ़े होंगे कि अगर माता को कलर ब्लाइंडनेस है, पिता को कलर ब्लाइंडनेस है, तो क्या बच्चों में होगा। अगर माता को कोई ऐसी बीमारी थायराइड है, क्या बच्चे में होगा। तो हर बीमारी को आप जेनेटिक तौर पे देखते हो। जैसे मान लो ग्लूकोमा अगर मदर को है तो क्या उनकी बेटी में होगा, माइग्रेन है तो क्या होगा। तो इस तरह से आप जेनेटिकली क्या करते हो, फैक्टर ढूंढते हो कि हाँ इसमें होगा। तो मतलब आप जेनेटिक अनुवांशिक रूप से और वंशानुगतिक रूप से क्या कर रहे हो, फैक्टर डिसाइड कर रहे हो, वो क्या है, वो डिजीज का एक कारक है। अब दूसरा जो है बेटा, अभी हमने पढ़ा डिजीज का, जब हम डिप्रेशन पढ़ रहे थे तब पढ़ रहे थे कि मानसिक रूप से, मेंटली भी आप स्वस्थ होने चाहिए, मनोसामाजिक और पर्यावरणिक, मतलब मेंटली आप स्वस्थ होगी नहीं, सामाजिक तौर पे आप स्वस्थ होगी नहीं, इन्वायरमेंटल रूप में आप स्वस्थ होगी नहीं हो। ये सारे कारक आपको निर्भर करता है कि डिजीज कॉजेटिव है या डिजीज कॉजेटिव नहीं। रोगों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज की अगर बात करें बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, मतलब अभी तक हम पढ़ रहे थे कि डिजीज क्या है, इलनेस क्या है, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि कॉजेटिव एजेंट क्या है। अब हम ये जानेंगे कि क्लासिफाई कैसे किया गया है डिजीज को, मतलब क्या तुरंत कुछ कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो अभी आपको अचानक से दर्द महसूस हो रहा है, कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो आपको 6 महीने से मैम हल्का 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 दर्द हो रहा है, घुटने में से उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं, तो इस तरह के पेशेंट जो है वो आते रहते हैं बेटा। तो हम जानेंगे कि रोग को समझने और उनका उपचार करने के लिए आपको डिजीज को क्लासिफाई किया गया है। बेसिस क्या है बेटा, उसके बेसिस है आपके अवधि के अनुसार, मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन,
अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। अभी जस्ट मैंने बोला कि वो कम दिनों से है, ज्यादा दिनों से है, कितने दिनों से आपको वो बीमारी है, ये डिसाइड होता है, ताकि आप पे आपकी जो ट्रीटमेंट हो वो उस तरीके से, है ना। दूसरी जो है बेटा वो है कारण या उत्पत्ति के आधार पे। मतलब क्या पॉजिटिव एजेंट क्या है, इटियोलॉजी क्या है, मतलब इटियोलॉजी, इटियोलॉजी या फिर पॉजिटिव एजेंट के आधार पे डिजीज को डिवाइड किया। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो साइट या विस्तार के अनुसार। साइट का क्या मतलब हुआ, साइट का मतलब हुआ वो कहाँ पर है, क्या वो पूरे बॉडी में बीमारी है या फिर किसी स्पेसिफिक जगह पे वो बीमारी है ना। मान लो कि तुम्हें बर्न हुआ है या कोई जला है, तो क्या उसकी सिर्फ एक हाथ का कोई एक उंगली जला है, मतलब क्या लोकलाइज है या फिर पूरे बॉडी जली। तो ये जो चीज है वो आपको पढ़ना होता है साइट के अनुसार। फिर आता है घटित होने के समय के अनुसार पे, मतलब या तो जन्मजात होगा, है ना, जन्मजात का मतलब है जन्म से ही वो बीमारी होगी, या फिर जन्म के बाद हुआ हो, ठीक है। कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड, एक्वायर्ड और कॉन्जेनाइटल। चलो एक एक करके हम समझते हैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में बेटा पहली जो है वो है अक्यूट और क्रॉनिक। दो वर्ड याद रखो, पहला तीव्र और दूसरा है दीर्घकालिक। तीव्र मतलब अक्यूट, मतलब अचानक से दर्द हो रही है आपको, अचानक से शुरू होने वाली कम अवधि की बीमारी को हम अक्यूट डिजीज कहते हैं बेटा। जिसमें निमोनिया आता है, दस्त होता है, एपेंडिसाइटिस है, ये सारी डिजीज। दीर्घकालीन मतलब क्रॉनिक, धीरे धीरे विकसित होने वाली और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी को क्रॉनिक कहते हो। जैसे मधुमेह, सुनने में ये लग रहा है बट सब घर में सबने सुना होगा। डायबिटीज, गठिया की बीमारी, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, उक्त रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर बीपी, है ना। तो आप सुने होंगे कि डायबिटीज जो होता है, अरे मैम 4-5 साल से तो डायबिटीज का दवा खा रहे, मैम हाई ब्लड प्रेशर वो तो बहुत सालों सालों से खा रहे दवा। तो मतलब ये क्रॉनिक है, दीर्घकालीन है, वर्ड से समझ में आ रहा होगा आपको। तो अक्यूट और क्रॉनिक, तीव्र और दीर्घकालीन, दो तरह की आपकी अवधि के अनुसार बीमारी का क्लासिफिकेशन था। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है आपका इटियोलॉजी के आधार पे। जस्ट अभी हमने कहा कि इटियोलॉजी मतलब कारक, इन्फेक्शियस होगा या कॉम्युनिकेबल होगा, या फिर नॉन इन्फेक्शियस होगा या नॉन कॉम्युनिकेबल होगा। अब तुम्हारा इन्फेक्शियस का क्या मतलब, संक्रमित, संक्रमण होने वाली बीमारी। अभी तुम लोग सब ऐसे हो जिन्होंने कोरोना वायरस को झेला है, तो संक्रमण वर्ड तो ऐसा लग रहा होगा कि अरे भाई से तो थक चुके। तो जो बीमारी बेटा संक्रमित होती है, कॉम्युनिकेबल है, वो बीमारी इस बीमारी जो होती है उसमें आता है, मान लो कोविड हो गया, मलेरिया हो गया बेटा, टीबी भी फैलता है। तो इस तरह की जो बीमारी होती है उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं या इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। दूसरी जो है बेटा वो नॉन कम्युनिकेबल है या फिर नॉन इन्फेक्शियस है। ऐसा नहीं है कि तुम डायबिटीज वालों के साथ बैठ के हलवा खा रहे हो मीठा मीठा तो तुम बीमार हो जाओगे, तुमको भी डायबिटीज हो जाएगी, है ना। मतलब एक ही कटोरा से तुम दोनों हलवा खा सकते हो, तो मतलब भले ही वो डायबिटीज वाला है, वो कम्युनिकेबल नहीं है बेटा, इस बात को ध्यान में रखनी है। कैंसर, कैंसर पेशेंट कम्युनिकेबल नहीं होते, इन्फेक्शियस नहीं होते, वो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। तो आपको, और तीसरा जो है इडियोपैथिक, कारण अज्ञात। अभी जस्ट हम चर्चा किए थे कि कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिनका अभी तक कॉज नहीं ढूंढा गया है, तो उनको हम इडियोपैथिक डिजीज कहते हैं। कुछ डिफरेंस है देख लो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल में। सडन ऑनसेट, तुरंत होगा, कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल ग्रेजुअल ऑनसेट, होता बहुत दिनों से चला आ रहा है, बहुत दिनों से चीजें हो रही है। सिंगल कॉज, एक ही कारण है बीमारी होने का, इसमें मल्टीपल कॉज है बीमारी होने का, है ना। मल्टीपल, अभी मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी पढ़ा हमने, मल्टीपल कारक, बहु उद्देशिक कारक जो है। शॉर्ट नेचुरल हिस्ट्री मतलब तुरंत का चीजें हैं, कम्युनिकेट।
मैम सर्दी खांसी हो रहा है, सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, बुखार हो रहा है, 3 दिन से वायरल फीवर हो रखा है ना, ये कम्युनिकेबल हो गया। लेकिन जो ये आएगा ये बोलेगा पिछले 6 महीने से घुटना में धीरे धीरे दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहे, पहले तो सीढ़ी उतर जाते थे 3 तल्ला, अब तो 1 तल्ला नहीं चढ़ पा रहे। तो इस तरह की जो हिस्ट्री आएगी बेटा वो लॉन्ग नेचुरल हिस्ट्री होगी। ठीक है, किसकी होगी? वो नॉन कम्युनिकेबल की होगी। फिर आएगा शॉर्ट ट्रीटमेंट शेड्यूल। इसको तुमने क्या किया, एक एंटीबायोटिक दिया, एक पेन किलर दिया, एक एंटीपायरेटिक दिया, ये ठीक हो जाएगा। इसकी बहुत लंबी ट्रीटमेंट चलेंगी, इसकी नॉन कम्युनिकेबल की, है ना, 6 महीना 8 महीने, जब तक वो ठीक नहीं हो रहा है, सालों साल तक चलती है ट्रीटमेंट। फिर आते क्योर इज अजीब, तुरंत तुम इसको ठीक कर पा रहे हो, ये तुम्हारा है, तुम धीरे धीरे कर पाओगे वाला स्थिति। फिर सिंगल डिसिप्लिन में मल्टीपल डिसिप्लिन, इसमें तुमने कहा 5 दिन तक आपको दवा खाना है, ये चीजें करनी है, ये नहीं करनी है, ये किया, ये ठीक हो गया कम्युनिकेबल, ये किया, इसको अब बहुत सारी चीजें समझानी पड़ेगी, है ना। जैसे अभी तक हम लोग एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, डायबिटीज का, आपको समझाना पड़ेगा आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, आपको चावल नहीं खाना है, आपको चाय नहीं पीना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको ये करनी है। पेशेंट भी थक जाता है, बाप रे इतना चीज करना पड़ेगा। तो इसमें आपको डिसिप्लिन रखना होगा पेशेंट को, है ना। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में शॉर्ट फॉलो अप है और बैक टू नॉर्मलसी या लॉन्ग फॉलो अप। अभी जस्ट मैंने कहा कि सालों साल तक चलेगी डिजीज, है ना। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल हम कहा से समझ चुके हैं। अब आते हैं बेटा साइट और सीमा के अनुसार से। यहाँ 2 पिक्चर्स दिख रहे होंगे आपको। एक पिक्चर्स जो ये है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा छोटे साइड पे इसकी दांत खराब है ना, छोटे छोटे साइड पे इसके दांत खराब है, मतलब ये लोकलाइज्ड है। इसको बोल सकते हैं कि इस बच्ची का इमेज, इस बच्ची के नीचे के दो दांतों में दिक्कत है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये लोकलाइज्ड हो गया। लोकलाइज्ड मतलब स्थानीयकृत बोलेंगे, स्थानीयकृत, एक स्थान पे या 2 स्थान पे इसको दिक्कत है, मतलब स्थानीयकृत बीमारी है ये। अगर इसकी बात करेंगे बेटा, देखो इसके साड़े में, मतलब ऊपर से नीचे जितने भी दिखे 12 दिख रहे हैं, एक 12 दिख रहे हैं, सब में पेरियोडोंटाइटिस है। पेरियोडोंटाइटिस है मतलब ये जनरलाइज्ड है, जनरलाइज्ड सामान्यकृत है, मतलब इसके लिए सब दांत बराबर है ना, सब दांत ही खराब है। तो आपको ये समझ में आया, जहाँ स्पॉट्स दिखेंगे बस 2 स्थान दिखेगा जहां पे दिक्कत हो रहा है, वो लोकलाइज्ड हो, स्थानीयकृत हो। जहां पे आपको सब खराब दिख रहा है वहां वो क्या हो गया, जनरलाइज हो गया। दूसरे पिक्चर से समझते हैं। ये देखो बेटा, ये पिक्चर है बॉयल की। अब ये क्या है, ये आपको एक जगह पे ऐसे दिख रहा है ना, थोड़ा दिख रहा है ना। अब ये हो गया लोकलाइज्ड। अगर यही पूरे बॉडी में होता, तो वो होता जनरलाइज्ड। इसी तरीके से मान लो कि किसी का पैर इतना फुला हुआ है, इतना फुला हुआ है, मान लो यहाँ से यहाँ, इसको एडिमा है। जब स्वेलिंग होती है ना, स्वेलिंग होती है उसको एडिमा बोलते हैं, बीमारी का नाम है एडिमा है। तो ये एडिमा जो है उसको बोलेंगे कि इसके लेफ्ट लेग में, राइट लेग में एडिमा है, मतलब ये लोकलाइज्ड एडिमा है बेटा। अगर उसके पूरे बॉडी में स्वेलिंग है, एडिमा है, तो उसको हम लोग जनरलाइज्ड एडिमा बोलते हैं। ठीक है, एक से घटना घटित होने के आधार की अब बात करते हैं। अगर घटना घटित अनुसार की बात करेंगे तो कॉन्जेनाइटल होगा और एक्वायर्ड होगा। कॉन्जेनाइटल का मतलब है बेटा जन्मजात, जन्म के समय से जो मौजूद है उसको हम लोग जन्मजात, ठीक है, सो कॉन्जेनाइटल डिजीज। दो पिक्चर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, देखिए इस तरह का बेबी बहुत देखा होगा तुमने, है ना। इस तरह की बीमारी को बेटा क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। इसमें समय के टाइम से ही, बेबी के जन्म के टाइम से ही उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है लिप का,
साथ साथ पैलेट का, है ना। तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट कौन सी बीमारी हो जाएगी? कॉन्जेनाइटल बीमारी हो जाएगी। देखो कॉन्जेनाइटल बीमारी हो जाएगी। अलग बात है इसको सूचर करके, इसको ट्रीटमेंट करके ये ठीक होगा। क्या देखो ये बच्चा ठीक हुआ है, देखो ये बच्चा ठीक हुआ है ना। इसको क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट थी। फिर इसको सूचर करके आफ्टर सम मंथ उसकी ट्रीटमेंट की अपनी वे है, वो ट्रीटमेंट करने के बाद ये ठीक होगा। बट ये इसके जन्मजात मतलब मदर से ही, जब वो जन्म लिया था तभी से है, मतलब ये कॉन्जेनाइटल बीमारी है। एक्वायर्ड क्या हो? जन्म के बाद, जन्म के बाद जो उसकी बीमारी वो ले रहा है, उसके विकसित हो रही है, अपने अंदर हो रही है, इस तरह की बीमारी को एक्वायर्ड कहते हैं। दो बातें समझ में आ गई क्या? कि एक होगा कि कॉन्जेनाइटल, दूसरा होगा एक्वायर्ड। ठीक है, जो जन्म जात है, जन्म से हो रहा है, जन्म से पहले से जन्म लेते ही है उसके पास, दैट इज कॉन्जेनाइटल, एंड जो बाद में हो रहा है उसको, दैट इज एक्वायर्ड। अब थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य और बीमारी की भिन्नता क्या है। स्वास्थ्य और रोग अलग अलग नहीं है बेटा, एक ही रूपरेखा पर मौजूद है। व्यक्ति क्या करता है, आप इलनेस के बारे में बताते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको डिजीज डायग्नोस करके देता है। यहीं पे आपको अंतर समझ में आया होगा डिजीज का और इलनेस का। समझ आया? मतलब जो आप फील कर रहे हो और आपने जाके डॉक्टर को बताया, मैम बहुत वीकनेस हो रहा है, मैम नहीं चल पा रहे हैं, दिस इज इलनेस। पर डॉक्टर फिर आपको कहता है अच्छा आपकी जो सीबीसी रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं है मैम, आपकी हीमोग्लोबिन कम है, तो आपको बहुत सारी अलग मेगाब्लास्टिक चेंजेस है आपके रूम में, मतलब आपको अनेमिया जैसा कुछ हो रहा है ना। तो ये जो है वो डिजीज है। ठीक है, चलो अब कुछ PYQs हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। कहाँ पे? आपके एग्जाम्स में। आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, डिफाइन इलनेस और डिजीज के बारे में, साथ साथ डिफरेंस बिटवीन इलनेस एंड डिजीज भी आया हुआ है। रोग उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं, मतलब कॉज ऑफ डिजीज भी क्वेश्चन में आ चुका है। रोगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज भी, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज भी आपके क्वेश्चंस में आ चुके हैं। और जो चीज भी आज आपको पढ़ाया गया है, सवाल यहीं से आएगा। बस आपको ये करना है कि ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, इन क्वेश्चंस को आप घर पे बनाओ, लिखो, दिक्कत हो रहा है कमेंट करो, हम आंसर करेंगे, हम आपको इसका रिप्लाई करके आंसर बताएंगे। अगर कहीं भी आपको पूरी क्लास में कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप कमेंट करो और हमारे साथ बने रहो। आगे की क्लासेस में हम आगे पूरे प्राइमरी हेल्थ केयर को कवर अप करते हुए, प्रीवियस ईयर को करते हुए वहां तक सफलता की सीढ़ी तक जरूर पहुंचेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।